नमस्कार, शाम के 6 बज गए हैं और आप देख रहे हैं लोकतंत्र। मैं हूं विद्यानाथ झा। लोकतंत्र में आज बात हिंदुस्तान की उस प्रचंड गर्जना की जिसे सुनकर हिंदुस्तान के दुश्मन चीन और पाकिस्तान चित हो जाएंगे। हैदराबाद में 3 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका त्योहारी सीजन में लोन वुल्फ अटैक से भारत को दहलाना चाहते थे। बीजेपी आरएसएस के नेताओं पर हमला करना चाहते थे। इस विदायनी अटैक की साजिश का ब्लूप्रिंट कहां और किसने तैयार किया, आज लोकतंत्र में आपको बताएंगे। साथ ही लोकतंत्र में बात ईरान के उस विमान की भी करेंगे जिसे लेकर पाकिस्तान से फेक थ्रेट कॉल दिल्ली के आसमान में 45 मिनट तक मंडराता रहा। क्या पाकिस्तान ईरानी विमान से हिंदुस्तान के आसमान में साजिश रचना चाहता था? और इसके बाद पड़ताल करेंगे दुर्गा पूजा पंडालों की, कहीं फिर से भदोही जैसा हादसा न हो जाए। तो सबसे पहले लोकतंत्र में आज आपको दिखाएंगे कि कैसे आखिर हिंदुस्तान में आज जो साजिश रची गई वो साजिश क्या थी। लोकतंत्र में सबसे पहले बात इसी बात की करेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे स्वदेशी हेलीकॉप्टर ने आज पूरे दिन लोगों के जहन में जगह बनाई उसके बारे में आपको बता देते हैं। हिंदुस्तान में आज प्रचंड को लोगों ने देखा क्योंकि आज प्रचंड को देश के रक्षा मंत्री ने वायुसेना को सुपुर्द किया। 1 मिनट में 750 गोलियों से दुश्मनों का सीना छलनी कर देगा हिंदुस्तान का यह प्रचंड। दुश्मन पर मिसाइल अटैक करना हो या फिर उसके एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह करना हो, भारत का लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड इसमें महारत रखता है। 22 साल की मेहनत के बाद एयरफोर्स को स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मिल गया है और इस आसमानी महायोद्धा की खासियतों की वजह से ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे नाम दिया है प्रचंड। हिंदुस्तान से उठी ये गर्जना दुश्मनों के सीने में खौफ पैदा कर रही है। आप देख रहे हैं भारतीय एयर पावर का नया शाकाहार। आत्मनिर्भर भारत की ऊंची उड़ान, हिंदुस्तान का पहला स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जिसका नाम है प्रचंड। जिसकी धमक एलएसी से लेकर एलओसी तक गूंज रही है। देश में बना पहला ये हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर जोधपुर में वायुसेना के बेड़े में शामिल हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में इसे वायुसेना के बेड़े में शामिल किया गया। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी भारत का स्वदेशी योद्धा भारतीय वायुसेना में शामिल हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर में, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में एलसीएच को भारतीय वायुसेना में इंडक्ट किया गया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा के बाद एलसीएच को इंडक्ट कर लिया गया। प्रचंड एलसीएच डिफेंस सेक्टर में मेक इन इंडिया का नायाब नमूना है। ये देश का पहला अटैक हेलीकॉप्टर है। इसे सरकारी उपक्रम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने तैयार किया है। स्वदेशी और एडवांस तकनीक, हर मिनट 750 गोलियों की बौछार, रॉकेट से दुश्मन पर सटीक वार, एंटी टैंक और हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस, किसी भी मौसम में उड़ान भरने में सक्षम, नाइट ऑपरेशन करने की काबिलियत, दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को बर्बाद करने की ताकत से लैस। ये वो खूबियां हैं जो हिंदुस्तान के शाकाहार को बेहद खास बनाती हैं। इसलिए इसका नाम भी प्रचंड रखा गया। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर की हमारी फ्लाइंग बहुत ही स्मूथ थी, बहुत ही कंफर्टेबल थी। और लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर ये इंडिजिनस हेलीकॉप्टर है और यह कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक किसी भी टेरेन में फ्लाई कर सकता है, कहीं भी फ्लाई कर सकता है। रात को भी फ्लाई कर सकता है, दिन में भी फ्लाई कर सकता है, वर्षा हो रही हो तब भी यह फ्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ अपने टारगेट को अटैक करने की भी क्षमता इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर में है। प्रचंड हेलीकॉप्टर तपते रेगिस्तान से लेकर बर्फीले पहाड़ों समेत हर कंडीशन में दुश्मन पर हमला करने का मादा रखता है। आपको याद होगा 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान सेना को अधिक ऊंचाई वाली जगहों पर
हमला करने वाले हेलीकॉप्टर्स की कमी बहुत महसूस हुई थी, क्योंकि अगर उस दौर में ऐसे हेलीकॉप्टर होते तो सेना पहाड़ों की चोटी पर बैठे पाक सेना के बंकरों को उड़ा सकती थी। मगर 22 साल बाद ही सही हिंदुस्तान ने स्वदेशी का डंका बजाकर खुद का प्रचंड बनाया है। दरअसल सेना को 3 खूबियों वाले हेलीकॉप्टर की दरकार थी। नंबर 1, जो ज्यादा वजन के हथियार ले जा सके। नंबर 2, जो ज्यादा वक्त तक हवा में रह सके। और नंबर 3, जो हिमालय की बहुत ऊंची पहाड़ियों पर आसानी से ऑपरेशन को अंजाम दे सके। प्रचंड में ये सभी खूबियां मौजूद हैं। सेना के इस हेलीकॉप्टर को ऊंचाई वाले बंकरों, जंगलों और शहरी क्षेत्रों में आतंकवाद विरोधी अभियानों के दौरान यानी कहीं भी कभी भी तैनात किया जा सकता है। इसलिए कहा जा रहा है कि प्रचंड के आने से एयरफोर्स को काफी ताकत मिली है। हिंदुस्तान के ये अटैक हेलीकॉप्टर कितना खास है उसे इसी बात से समझिए। इसे सेना को सौंपते वक्त डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इसमें खुद उड़ान भरी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने LCH के इंडक्शन के बाद पहली उड़ान भरी है और लगभग 15 मिनट की सॉटी के बाद अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लौट रहे हैं और LCH यानी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यहाँ पर इंडक्ट कर दिया गया भारतीय वायुसेना में। और उसके बाद इस पहली सॉटी में जो कमांडिंग ऑफिसर हैं ग्रुप कैप्टन दीपक बिश्नोई, उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उड़ान भरी है जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पे। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सर्वधर्म प्रार्थना के बाद इंडक्शन किया। प्रचंड को जोधपुर में तैनात किया गया है। इसके पीछे प्रमुख कारण है पाकिस्तान बॉर्डर। दरअसल अमेरिका से लिए गए अपाचे की यूनिट कश्मीर के पठानकोट में तैनात है। ऐसे में पश्चिमी सीमा यानी राजस्थान पर अटैक हेलीकॉप्टर की कमी महसूस हो रही थी। इसलिए प्रचंड LCH की पहली स्क्वाड्रन जोधपुर में तैनात की गई है। राजस्थान में स्क्वाड्रन मिलने के बाद अपाचे और प्रचंड दोनों बॉर्डर को आसानी से कवर कर सकेंगे। जोधपुर से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। हैदराबाद पुलिस ने ब्लास्ट और लोन वुल्फ अटैक के जरिए शहर में आतंक और तबाही मचाने की साजिश पर बड़ा खुलासा किया। पाकिस्तान के ISI और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 आतंकवादियों को शहर के मलकपेट से गिरफ्तार किया गया। जिन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया उनके नाम अब्दुल जाहिद, मोहम्मद समीउद्दीन और माज हसन फारूक है। पुलिस ने इनके पास से आतंकी वारदात को अंजाम देने वाला सामान भी बरामद किया है। त्योहारों के मौसम में पाकिस्तानी आतंकी संगठन कैसे हिंदुस्तान को निशाना बनाना चाहते थे, इसकी पूरी खबर आपको दिखाते हैं। अब्दुल जाहिद, मोहम्मद समीउद्दीन और माज हसन फारूक। आतंक के ये वो 3 चेहरे हैं जो हैदराबाद शहर को लहूलुहान करने के मिशन पर थे। पाकिस्तान टेरर मॉड्यूल के वो मोहरे हैं जो दशहरा रैली में धमाके का नापाक मंसूबा पाले हुए थे। RSS और BJP के नेताओं पर हमले की ताक में थे, लेकिन इनके आतंकी कारनामों की भनक पुलिस को लग गई और पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर इनकी आतंकी साजिश का पर्दाफाश कर दिया। ये तीनों दहशतगर्द ISI और लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े हुए हैं। तीनों की गिरफ्तारी हैदराबाद शहर के मलकपेट से हुई। इनके पास से 4 हैंड ग्रेनेड, 5 मोबाइल और कैश बरामद हुए हैं। ये तीनों दहशतगर्द भीड़-भाड़ इलाके में फियादीन हमले की फिराक में थे, जिससे शहर में दहशत के साथ ही सांप्रदायिक तनाव पैदा हो सके। पुलिस के गिरफ्त में आए ये 3 दहशतगर्द ने ये खुलासा किया कि वो जो अपने हैंडलर से पाकिस्तान में फरतुल्ला गौरी, अबू हमजाला और छोटू से नियमित टच में थे। और ये जो 3 पाकिस्तान में हैंडलर्स है वो ISI जो कि स्पाई एजेंसी है पाकिस्तान की, और लश्कर-ए-तैयबा जो कि एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए काम करते हैं। और जो कि फरतुल्ला गौरी ही इन 3 अक्यूज के मेन हैंडलर है। और हैदराबाद में जो कि मेन साजिश थी, बॉम्ब ब्लास्ट से लेकर BJP और RSS के नेताओं की पूरी साजिश के मास्टरमाइंड भी फरतुल्ला गौरी है। गिरफ्तार आतंकियों के टारगेट पर BJP और RSS के नेताओं के होने की खबरों पर केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि मोदी सरकार हर आतंकी मंसूबे को नाकाम करेगी और आतंक को खत्म करके ही दम लेगी। ऐसे इंसिडेंट्स में कोई डरने का जरूरत नहीं है। भारत सरकार शक्तिशाली सरकार है। टेररिज्म के विषय पर जो भी टेररिज्म होगा उसको कुचल के रखेंगे। आयरन हैंड से
टेररिज्म को हम कुचल कर रखेंगे। हैदराबाद से गिरफ्तार तीनों दहशतगर्दों ने जो सनसनीखेज खुलासा किया है, उसके मुताबिक हैदराबाद से फरार आतंकी फरहतुल्लाह गोरी सोशल मीडिया पर अपनी तकरीरों से भारत में जिहाद के लिए युवाओं को भड़का रहा है। और इस बार फरहतुल्लाह ने इन आतंकियों को हैदराबाद में लोन वुल्फ अटैक को अंजाम देने के लिए ब्रेन वॉश किया था और लॉजिस्टिक्स सपोर्ट के लिए पैसे भी दिए थे। आपको बता दें कि फरहतुल्लाह गोरी को गृह मंत्रालय यूएपीए के तहत कट्टर आतंकी घोषित कर चुका है। हैदराबाद के कुर्मागुडा का रहने वाला फरहतुल्लाह जिहाद के लिए युवाओं को भड़काता है। 1991 में ये भारत से सऊदी अरब भागा, फिर 2015 में सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचा और वहां आईएसआई और लश्कर के अपने आतंकी आकाओं के मातहत काम कर रहा है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने फरहतुल्लाह को फिर से एक्टिव किया है और फरहतुल्लाह के लोकल टेरर नेटवर्क के जरिए भारत में आतंकी हमले करवाने की साजिशें रच रहे हैं। हैदराबाद पुलिस के मुताबिक कुल 6 आतंकियों के साजिश में शामिल होने की सूचना मिली थी, लेकिन 3 आतंकी अभी भी फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आतंकियों में से एक अब्दुल जाहिद ने लोन वुल्फ अटैक के लिए कई लोकल युवाओं की भर्ती की और वो आईएसआई और पाकिस्तान में बैठे लश्कर ऑपरेटर्स के लगातार संपर्क में था। हैदराबाद को दहलाने के लिए जाहिद को 4 हथगोले की खेप भी मिल चुकी थी। पुलिस के मुताबिक अब्दुल जाहिद ने पहले भी हैदराबाद में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। उसने 2002 में दिलसुख नगर के साईं बाबा मंदिर, 2004 में सिकंदराबाद में मौजूद गणेश मंदिर और 2005 में बेगमपेट स्थित सिटी पुलिस कमिश्नर के टास्क फोर्स के ऑफिस पर आत्मघाती हमला किया था। फिलहाल आईएसआई और लश्कर के इन तीनों आतंकी मोहरे से खुफिया एजेंसी पूछताछ कर रही है और पाकिस्तान स्पॉन्सर टेरर मॉड्यूल के स्लीपर सेल पर नकेल कसने की तैयारी में है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। आज भारतीय एयर स्पेस में ईरान के एक यात्री विमान की वजह से हड़कंप मच गया। यह विमान दिल्ली में इमरजेंसी लैंडिंग की इजाजत चाहता था, लेकिन विमान में बम होने की खबर ने लोगों के होश उड़ा दिए। नौबत यहां तक आ गई कि भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों को ईरानी विमान को भारतीय एयर स्पेस से बाहर धकेलना पड़ा। राजस्थान से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक ईरानी विमान से हड़कंप मचा। तो पाकिस्तानी साजिश की बात भी इसमें सामने आ गई। सोमवार की सुबह 9:20 पर दिल्ली एयरपोर्ट के एटीएस में अफरा तफरी का माहौल हो गया। दिल्ली के आसमान में ईरान का एक पैसेंजर प्लेन मंडरा रहा था और इस विमान में बम होने की खबर थी। खतरा बहुत बड़ा था क्योंकि ईरान के महान एयर के इस विमान में 340 पैसेंजर सवार थे। ये विमान तेहरान से चीन के ग्वांझाऊ जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में इन पैसेंजर्स की जान आसमान में ही अटक गई। अब सबसे बड़ी चुनौती थी प्लेन में सवार पैसेंजर्स को बचाने की और विमान में बम ब्लास्ट होने से रोकने की। ये खबर मिलते ही दिल्ली हवाई अड्डे पर अधिकारी तुरंत अलर्ट पर आ गए। भारतीय सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट मोड में आ गई और चंद मिनटों में इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट एक्शन में आ गए। दरअसल ईरान से उड़ा ये पैसेंजर प्लेन पाकिस्तानी एयरबेस के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था और भारत में ये सारी तैयारियां हुई थी लाहौर एटीएस से उस थ्रेट इनपुट के बाद जिसमें कहा गया था कि ईरान का महान एयर के इस विमान में बम है। दिल्ली एयर ट्रैफिक कंट्रोल को महान एयर की फ्लाइट में बम का इनपुट लाहौर एटीएस से मिला था। इसके बाद दिल्ली एटीएस ने पायलटों को जानकारी दी, साथ ही विमान को जयपुर और फिर चंडीगढ़ में उतरने का विकल्प दिया, लेकिन पायलटों ने दिल्ली में लैंडिंग की इजाजत मांगी, जिससे इनकार कर दिया गया और उन्हें अपने डेस्टिनेशन यानी चीन के ग्वांझाऊ जाने को कहा गया। ईरान से ये जानकारी आती उससे पहले पंजाब और जोधपुर में इंडियन एयरफोर्स के एयरबेस एक्टिव हो चुके थे। दोनों जगहों से सुखोई फाइटर जेट्स ने उड़ान भर ली थी। एयरफोर्स के इन फाइटर जेट्स ने ईरानी विमान W581 को अपने कवर में ले लिया। ईरानी विमान से सुरक्षित दूरी रखते हुए उसे भारतीय सीमा से बाहर छोड़ आए। जैसे इस विमान ने चीन के ग्वांझाऊ में लैंडिंग की, विमान में बम होने की जो कहानी पाकिस्तान से रची गई थी वो झूठी साबित हो गई। चीन के ग्वांझाऊ से खबर आ गई कि इस विमान में कोई बम नहीं था और फ्लाइट ने चीन के ग्वांझाऊ एयरपोर्ट पर सुरक्षित लैंडिंग की। अब भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां इस बात की जांच कर रही है कि कहीं लाहौर एटीएस से मिला इनपुट फेक कॉल तो नहीं था। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और ईरानी यात्री विमान जैसे ही इंडियन स्पेस में घुसा, लाहौर एटीएस से खबर आ जाती है कि विमान में बम है। दिल्ली एटीएस ने ईरानी विमान को जयपुर या चंडीगढ़ में लैंड होने को कहा, लेकिन ईरानी प्लेन का पायलट दिल्ली में ही लैंड होना चाहता था। अड़ गया इस बात पर और इसकी इजाजत उसे नहीं मिली। फिर
एयरफोर्सेस के लड़ाकू विमान एक्शन में आए। सुखोई ने बाहर उन्हें धकेला और ईरानी विमान को भारतीय सरहद के बाहर छोड़ दिया गया और यह विमान चीन के वांगझोउ पहुंच गया, जहां पाकिस्तान की तरफ से फैलाई गई बम की अफवाह पूरी तरीके से झूठी निकली। आगे बढ़ते हैं। अब आपको नवरात्र के रंग के बीच एक ऐसी खबर आई जो आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, वो बताते हैं, जिससे मातम भी पसर गया। यूपी के भदोही के दुर्गा पंडाल में आग लग गई और इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। इस बीच हमने देश के कई दुर्गा पंडालों में जाकर वहां की सेफ्टी की पड़ताल की। सुरक्षा को लेकर पंडाल कितना सतर्क है, देखिए पंडालों की ये रियलिटी रिपोर्ट। आग का ये तांडव यूपी के भदोही में एक पूजा के पंडाल में देखने को मिली, लेकिन ये आग इतनी भयानक थी कि इसकी चपेट में इंसान तो क्या, भगवान भी आ गए और अग्नितांडव की तस्वीर ने पूरे देश को दहला दी। दुर्गा पूजा के पंडाल में आग लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे, चीख पुकार मच गई। मंच पर रामलीला चल रही थी, लोग रामलीला देखने में व्यस्त थे। तभी मंच के किनारे अचानक आग भड़क गई। कोई कुछ समझ पाता, इससे पहले सब कुछ जलकर खाक हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं। इस भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया, लेकिन भदोही के साथ ही ताज नगरी आगरा भी ऐसे हादसे का गवाह बनी, जहां इत्माउद्दौला क्षेत्र के प्रकाश नगर में बीती रात दुर्गा पंडाल में शॉर्ट सर्किट के कारण मची भगदड़ से 7 महीने की गर्भवती महिला की गिरने से मौत हो गई। तो ये देवी में गई थी, तो वहाँ कोई बिजली का शॉर्टकट हुआ, क्या हुआ, तो वहाँ से सब भगदड़ मची। तो ये ऊँचा है करंजा, 4-5 फुट नीचे प्लॉट है, उसमें गिर पड़ी। कौन, आपकी पत्नी? हाँ, मेरी पत्नी। क्या नाम है उनका? पायल देवी। तो इलाज के लिए ले गए थे हॉस्पिटल? इलाज के लिए ले गया था, तो यहाँ पर हॉस्पिटल वालों ने मना कर दी, बोले इमरजेंसी ले जाओ। इमरजेंसी ले गया तो वहाँ डॉक्टरों ने बोली ये खत्म हो चुकी है। ऐसे अग्निकांडों को लेकर पूजा आयोजकों पर मुकदमा दर्ज हो गया। पंडाल में सुरक्षा मानकों की लापरवाही उजागर हो गई। इसी के साथ देश भर के पूजा पंडालों के सुरक्षा इंतजामों को लेकर बहस भी शुरू हो गई। सवाल उठता है कि आखिर ऐसी घटना क्यों होती है। बड़े बड़े पंडाल तो बनाए जाते हैं, लेकिन सेफ्टी का ख्याल क्यों नहीं रखा जाता। टाइम्स नाउ नवभारत के रिपोर्टर्स ने देश के अलग अलग शहरों में दुर्गा पंडालों में सेफ्टी का रियलिटी चेक किया और इसकी शुरुआत हुई लखनऊ से। टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता अनिल यादव ने लखनऊ के अलीगंज सेवा समिति में पूजा पंडाल का जायजा लिया। पंडाल में बिजली के तार खुले दिखे। यहाँ आग से बचने के लिए भी कोई इंतजाम नजर नहीं आया। ये सुरक्षित नहीं है बिजली के सर्किट, ये लेकिन जो जब रहे होंगे नहीं, ये जागरण के टाइम लगा था, बस उसके बाद खत्म हो गया, इसको हटाना है। वही जागरण में भी मतलब कोई हादसे को न्योता दे सकती है ना ऐसी चीज? नहीं, ऐसा नहीं है, सब हटवा दिए थे यहाँ से। मतलब पूरी सुरक्षा थी। जागरण होता है जिस दिन, उस दिन पूरी सुरक्षा होती है। अच्छा, जब एनओसी लेनी होती है इसकी, जब आप अनुमति लेते हैं नगर निगम? जी। तो नगर निगम का कोई अफसर आकर ये चीजें आज मॉर्निंग में भी आए थे। जी, उन्होंने सारी व्यवस्थाएं परखी थी? जी पूरे पर। उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिलाया आपका? नहीं, ध्यान हम क्या बता रहे हैं आपको, ये समापन हो गया, ये हटना है, यहाँ से जाना, बाकी लाइटें वाइटें सब लगी थी, यहाँ से हट गई है सब। अब चलते हैं पटना, जहां डाक बंगला चौराहे पर टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता साकेत कुमार ने कई पंडालों में सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर आपको दिख रहा है और इस तरह की व्यवस्था जरूर यहाँ पर की गई है, लेकिन क्या ये काफ़ी है? क्योंकि ये जो आप पूरी सजावट देख रहे हैं, ये पूरी सजावट कागजों से और कपड़ों से बनाया गया है। साथ ही साथ जो थर्मोकोल का यूज़ किया गया है इसमें, जो कि काफ़ी कह सकते हैं आग लगने वाली चीज़ें हैं। तो ऐसे में उन चीज़ों के लिए क्या कुछ व्यवस्था है वो सवाल है। आप क्योंकि इसकी तस्वीर हम देखिए, आप किस तरह से ये जो आप देख रहे हैं, ये थर्मोकोल और इन चीज़ों का ये बना हुआ है। तो ऐसे में अगर आग की हल्की भी चिंगारी इसमें लगती है तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। भदोही के जिस दुर्गा पंडाल में भीषण आग लगी थी, वहां पर जर्जर तारों का इस्तेमाल किया गया था। पंडाल के अंदर जिन तारों का इस्तेमाल किया गया था, उनको जगह जगह टेप के जरिए जोड़ा गया,
हादसे के बाद टाइम्स नाउ नवभारत संवाददाता आशुतोष ने ग्राउंड जीरो का जायजा लिया। भदोही के जिस दुर्गा पूजा पंडाल में भीषण अग्निकांड हुआ, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे ठीक पीछे ये वही पंडाल है जहां पर कल यानी नवरात्रि के सप्तमी की रात में भीषण अग्निकांड हुआ था और देखते ही देखते ये पूरा पूजा का पंडाल खाक में तब्दील हो गया। यहाँ की तस्वीरें आप देखिए कि जो लकड़ियाँ हैं या फिर पूजा पंडाल में लगे जो पर्दे हैं सब कुछ चल चुके थे। यही नहीं, जो सबसे अहम बात यह है कि इस पूजा पंडाल में की सजावट के लिए जो लाइटें लगी थी, जो तारें लगी थी, वो किस तरीके से जर्जर है उसकी एक तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए कुछ इसी तरह की जो तार थे वो यहाँ पर लाइटिंग के लिए लगाए गए थे और ये पूरा जो तार है हर 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं कि उसमें टेप लगाए गए हैं और किस तरीके से वो जर्जर तार थे आप इन तस्वीरों से आप बखूबी समझ सकते हैं कि देखिए ये तस्वीरें जो हैं बखूबी आप यहाँ की जो लापरवाही है उसको बताने के लिए काफ़ी हैं कि पूरा का पूरा जो तार था वो बेहद जर्जर था और बताया ये जा रहा कि जो इन्हीं तारों की वजह से चिंगारी भड़की और उस चिंगारी ने देखते ही देखते पूरे पूजा पंडाल को अपने आगोश में ले लिया। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पंडाल में लगभग 500 के आसपास लोग मौजूद थे। टाइम्स नाउ नवभारत की टीम जन शहरों में दुर्गा पंडालों में सेफ्टी का रियलिटी चेक करने पहुंची। कहीं भी सुरक्षा के सही इंतजाम नहीं थे। लखनऊ से अनिल यादव, पटना से साकेत कुमार, भदोही से आशुतोष सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट टाइम्स नाउ नवभारत। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली के एलजी की चिट्ठी पर आम आदमी पार्टी का जवाब आया है। गांधी जयंती कार्यक्रम पर आम आदमी पार्टी का बयान आया है। सीएम गुजरात में थे इसलिए कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। केजरीवाल कई बार कार्यक्रम में मौजूद रहे हैं। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से चिट्ठी में दलील दी गई है। एलजी ने पीएम के निर्देश पर चिट्ठी लिखी है, ऐसा भी आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया। दरअसल दिल्ली के एलजी ने केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर राजघाट विजय घाट न पहुंचने पर सवाल उठाया है। 2 अक्टूबर को अरविंद केजरीवाल को पहुंचना था क्योंकि यहां पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी मौजूद थे और अरविंद केजरीवाल यहां पर मौजूद नहीं थे जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। गांधी समाधि और इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री की समाधि पर पहुंचकर पुष्प अर्पित करना था। कार्यक्रम पहले से तय था और बीके सक्सेना की तरफ से, दिल्ली के एलजी की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि जानबूझकर यह प्रोटोकॉल को तोड़ा गया है। इसके बाद ही एलजी की चिट्ठी पहले गई और उसके बाद आम आदमी पार्टी की तरफ से, ये देखिए आप देख रहे हैं जो चिट्ठी इस वक्त स्क्रीन पर है, यह आम आदमी पार्टी की तरफ से जवाब है। पुलकित नागर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। पुलकित, आम आदमी पार्टी ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से बाहर थे। आरोप यह है कि प्रोटोकॉल आपने तोड़ा है और जानबूझकर तोड़ा है। चिट्ठी में और क्या कुछ लिखा गया है, क्या जवाब दिया गया है, क्या दलील है? देखिए, आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है कि इससे पहले भी हर साल वो गांधी जयंती पर मौजूद रहते थे, लाल बहादुर शास्त्री जयंती के कार्यक्रम में मौजूद रहते थे, लेकिन इस बार सीएम गुजरात थे और ये प्रोग्राम पहले से ही बना हुआ था, तो इसलिए वो सीएम वहां पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन अगर उन्हें देखा जाए तो वो हमेशा गांधी जयंती पर मौजूद रहे हैं। ये तर्क आम आदमी पार्टी की तरफ से दिया गया है। जी बिल्कुल, आम आदमी पार्टी की तरफ से तर्क दिया गया है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर आरोप एलजी की तरफ से चिट्ठी लिखकर यह लगाया गया कि जानबूझकर प्रोटोकॉल को तोड़ा गया। पहले से कार्यक्रम तय था, कार्यक्रम के बारे में दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑफिस को पता था, अरविंद केजरीवाल को इसके बारे में जानकारी दी गई थी। इसके बावजूद प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के रहने के बावजूद अरविंद केजरीवाल इस कार्यक्रम में शरीक नहीं हुए थे। 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर इस कार्यक्रम में पहुंचना था राजघाट, जहां अरविंद केजरीवाल नहीं पहुंचे थे। पुलकित, सवाल यह है कि अरविंद केजरीवाल को क्या 2 अक्टूबर के कार्यक्रम की जानकारी बाद में दी गई थी और क्या दिल्ली से बाहर जाना प्रोटोकॉल तोड़ने से ज्यादा जरूरी था उनके लिए? देखिए, अगर हम समझे आम आदमी पार्टी की तरफ से जो बयान दिया जा रहा है उस बयान को समझे तो वो इस ओर इशारा कर रहे हैं कि पहले से ही ये कार्यक्रम तय था और पीएम 2 दिन पहले से ही अहमदाबाद में मौजूद थे कार्यक्रम के चलते। तो कहीं ना कहीं अब ये समझा जाए कि गांधी जयंती को लेकर अब राजनीति या फिर मुख्यमंत्री और एलजी के बीच में एक नया टकराव शुरू हो गया है। हालांकि पिछले कुछ महीनों के दौरान ये टकराव
कई बार देखा गया है, लेकिन अब ये टकराव एक ऐसे शख्सियत के साथ जोड़कर देखा जा रहा है जिसमें दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी ये भी अब दावा कर रही है कि अहमदाबाद में जो पीएम का प्रोग्राम हुआ उसमें खाली कुर्सियां पड़ी थी, उसको लेकर इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर राजनीति एक बार गांधी जी के नाम पर टकराव के साथ शुरू हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया पुलकित इस पूरी जानकारी के लिए आपका। तो दोनों तरफ से बार पलटवार चल रहा है, एक तरफ एलजी की चिट्ठी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की तरफ से सफाई दी गई। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है लोकतंत्र में, लेकिन ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं लोकतंत्र। जैसे जैसे नवरात्रि समापन की ओर है, वैसे वैसे गरबे में गैर हिंदुओं की घुसपैठ का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। शहर शहर गरबे में नाम और पहचान छिपाकर दाखिल होने वाला गैंग एक्सपोज हो रहा है। हिंदूवादी संगठनों का आरोप है कि ऐसे लोगों की मंशा लव जिहाद है। आरोप के साथ सवाल भी उठ रहे हैं कि जिनके लिए मूर्ति पूजा नाजायज है, उनके लिए गरबा कैसे जायज हो गया? जब नाच गाना हराम है तो फिर गरबे में भाईजान का क्या काम है? ऐसे में सवालों पर हमने ऑल इंडिया पोल किया है। खासकर इस्लाम के जानकारों और मुस्लिम लड़कियों से हमने बात की और रिजल्ट क्या निकला है, इसके लिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। गरबे की धूम में गदर का मंजर। गरबा जो है वो तो हमारी महाबहन ने जो है वो तो। जब देवी पूजा नाजायज, फिर गरबा कैसे जायज? नाचना गाना हराम तो गरबे में आपका क्या काम? नवरात्रि समापन की तरफ है, लेकिन गरबे में जबरन घुसपैठ का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। बात चाहे मध्य प्रदेश के इंदौर की हो या उज्जैन की, गुजरात के अहमदाबाद और महाराष्ट्र का अकोला भी इससे अछूता नहीं। विवाद की वजह एक गरबे की आड़ में हिंदू बेटियों से बदनीयत और लव जिहाद का आरोप। हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग कहते हैं कि गंगा जमुनी तहजीब वाले देश में गरबे में शामिल होने की ख्वाहिश रखने वाले गैर हिंदू देवी मां की आरती में भी शरीक क्यों नहीं होते? गरबे में नाम बदलकर और पहचान छिपाकर आने की जरूरत क्या है? जब किसी मजहब में मूर्ति पूजा, नाचना, गाना नाजायज हो तो गरबा जायज कैसे हो गया? गरबे में सिर्फ गैर हिंदू लड़के ही नाम छिपाकर क्यों आते हैं? उस मजहब की लड़कियां भी ऐसा क्यों नहीं करती? अगर गरबे से इतना ही प्यार है तो फिर गैर हिंदू अपनी इबादत गाह में भी क्यों नहीं करते इसका आयोजन? इन सवालों का जवाब हम उस मजहब के जानकारों और लड़कियों से लेंगे जिन पर किसी खास मकसद से गरबे में चोरी छिपे घुसपैठ के आरोप लग रहे हैं। फिलहाल आप इंदौर से आई नई तस्वीर देखिए, जहां एक बार फिर बजरंग दल वालों ने शादाब, रेहान और दानिश को पकड़ा और इनकी जमकर पिटाई की और पुलिस के हवाले कर दिया। समाज सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि हम लगातार पिछले 3 दिनों से गरबा पांडा जब से स्टार्ट हुआ, जब से हम लगातार कोई ना कोई जिहादी मानसिकता के लोगों को गरबा पांडा से पकड़कर प्रशासन में सुपुर्द कर रहे हैं। कल भी हमने अभी व्यक्ति पर भी एक जिहादी को पकड़ा जो हिंदू बहनों के साथ में गरबा करने के प्रयास और लव जिहाद को बढ़ा करने के लिए वहाँ पर उपस्थित हुआ था। जिहादी आरोप और जमकर पिटाई की तस्वीर उज्जैन से भी आई, जहां हिंदूवादी संगठनों ने डांडिया गरबा प्रोग्राम पर रेड मारा। वहां मौजूद लड़कों के आई कार्ड चेक किए तो 3 गैर हिंदू मिले। उसके बाद उनकी जमकर पिटाई शुरू कर दी और फिर हवालात पहुंचा दिया। एक घटनाक्रम हुआ था, हमको सूचना मिली थी कि कुछ युवक जो किसी विशेष धर्म विशेष से संबंधित रखते हैं वे गरबे के अंदर घुसा है और उनको पकड़, वहाँ की जो जनता थी उन्होंने उनको पकड़ा। उसके बाद पुलिस को खबर करी तो पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन लोगों को थाने पर लेकर वैधानिक कार्रवाई जो भी उचित कार्रवाई होती। मध्य प्रदेश में गरबे में गैर हिंदुओं की घुसपैठ पर जब हंगामा हुआ तो सूबे की सरकार ने 2 टूक कह दिया कि किसी दूसरे मजहब वालों को अगर गरबे का इतना ही शौक है तो वो अलग पंडाल क्यों नहीं सजा लेते।
कोई निर्देश जारी किए गए हैं तो इन लोगों को नहीं जाना चाहिए, सावधानी रखनी चाहिए। और मान लो इतना ही अगर धर्म के प्रति या माँ के प्रति आस्था है तो इन लोगों को एक अलग से गरबा का आयोजन रखना चाहिए। इससे समाज में संदेश भी अच्छा चला जाएगा। एक आयोजन खुद भी करें, बनाएं, व्यवधान न डालें। पर इंदौर में अब तक कई मामले ऐसे आ चुके हैं जब गरबा पंडालों में दूसरे धर्म के लड़के पकड़े गए, जिनकी मंशा पर सवाल उठे। बीजेपी ने हिंदूवादी संगठनों का पक्ष लिया तो विपक्षी पार्टियों ने गरबा कल्चर पर सवाल उठा दिया। मुझे अफसोस एक चीज का जरूर है कि गरबा के आयोजनों के अंदर 60 राजदूतों को क्यों बुलाया गया। वो भी तो अलग अलग मजहबों के लोग थे। वो हम अपनी बहन बेटियों की नुमाइश क्यों उनके सामने करते हैं, हमें इस पे एतराज है। और तो और मुस्लिम पॉलिटिक्स करने वाली AIMIM और AIUDF जैसी पार्टियों ने असहिष्णुता का राग अलापना शुरू कर दिया। अगर ऐसा भाईचारा को खत्म करके कोई क्षमता में रहना चाहता है, ये सरासर गलत है। ये इंडिया का जो कल्चर है इसके अगेंस्ट में है। ये जो भाईचारा है इसके अगेंस्ट में है। ये बंद होना चाहिए। अदरवाइज वो ये इंडिया नहीं रहेगा, ये कोई दूसरा हो जाएगा। वो लोग को जीतने से मतलब है, जीतने के लिए मेजोरिटी हिंदू को एक साइड करने के लिए, एक पोलराइज करने के लिए एक कोशिश है। इसके अलावा कुछ भी नहीं। ऐसे में हमने शहर शहर खासकर मुस्लिम लड़कियों और मजहब के जानकारों से इस बवाल पर सवाल किया। सबसे पहले अलीगढ़ की आवाज सुनिए, वहाँ की मुस्लिम लड़कियों और महिलाओं ने क्या कहा। सुना, गरबे में जाना कोई बुरी बात नहीं है, सब जा सकते हैं, कोई मना नहीं है और किसी के एक पर्सनल किसी के लिए नहीं है। पर आइडेंटिफाई आप नाम छुपा के जा रहे हैं, वो चीज़ गलत है। हाँ, एक पूजा नहीं होती है, सिर्फ पूजा के अलावा और इन्जॉयमेंट होता है थोड़ा सा। तो जो फ्रेंड्स वगैरह होते हैं वो साथ में जाते हैं, और मुस्लिम लड़कियाँ या लड़के जिनको डांस अच्छा आता है या जिनके फ्रेंड्स होते हैं तो वो साथ में जा सकते हैं, वो जाते हैं, तो उसमें कोई बुरा नहीं है। पर आप नाम छुपा के जा रहे हैं तो वो एक गलत है। इस्लाम ये कहता है कि सच बोलो और धोखा मत दो, सादिक होना चाहिए। तो इसलिए नाम ना छुपाएं और ना पहचान छुपाएं, तो मूर्ति पूजा को जायज़ नहीं करार देता है। लेकिन फिर क्या कहेंगे जब गरबा में आप जाने का मना कर रहे हैं? तो वो तो अपने एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से जा रहे हैं। एंटरटेनमेंट के पर्पज़ से जाना कोई बुरी बात नहीं है, मगर ये कि अपनी जो आइडेंटिटी है उसको नहीं छुपाएं। सवाल ये कि गरबा तो देवी पूजा का एक हिस्सा है। ऐसे में पूजा पाठ से परहेज करने वालों को गरबे से इतना लगाव है। गरबा देवी पूजा का तरीका है, डांस करना और गरबा को एक फेस्टिवल के तौर पे लेना, ये अपनी अपनी आस्था है। अगर उनकी आस्था देवी पूजा का डांस है और कुछ लोग देवी पूजन में अगर शामिल होते हैं, देवी पूजा ना करके बल्कि सिर्फ डांस में शामिल हो रहे हैं, तो इसमें मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है। गरबा देवी पूजा करने का तरीका है, ये है, लेकिन वहाँ अगर कोई फ्रेंड जा रहा है तो वो एक तरीके से वहाँ कल्चर देखने जा रहा है कि हम मिलजुल कर रहते हैं, तो किस तरीके से वो अपना गरबा पूजा करते हैं, कैसे सेलिब्रेट करते हैं, तो वहाँ जाने में कोई हर्ज नहीं है, तो वहाँ जा सकता है। और अगर लड़कियाँ, मुस्लिम लड़कियाँ वहाँ जाती हैं तो वहाँ अपनी फ्रेंड के साथ में कुछ डांस वगैरह कुछ परफॉर्म कर रही हैं, तो उसमें ये रिलेशन जो रिलीजन है उससे जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे जा सकते हैं। हिंदूवादी संगठनों के लोग कहते हैं कि गरबे में घुसपैठ करने वाले गैर हिंदुओं की मंशा साफ नहीं। इसे लेकर सहारनपुर का मुसलमान क्या सोचता है, उसे जरा सुनिए। मतलब एंट्री ना होए, कोई मतलब कुछ कहे, जो में सिर्फ सुकून होता है वहाँ पर। डीजे और ये सॉन्ग वगैरह अलाउड नहीं होते, सिर्फ वहाँ पे मतलब सुकून से ही वहाँ पे नहीं हो सकता जागरण। आसपास हो सकता है बट मस्जिद में इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वहाँ पर शोर शराबा जो है अलाउ नहीं होता। मीन्स आप बहुत ज़्यादा गाने इस तरह की चीज़ें नहीं चला सकते। एक अपना जो हम नमाज भी पढ़ते हैं वो भी हमारी एक महदूद वॉइस होती है, उसी में पढ़ते हैं। गोरखपुर में क्या मुस्लिम बेटी और क्या मजहब के जानकार, हर किसी ने एक सुर में गरबे जैसे आयोजन को हराम बताया। में जाना, पहली बात तो इस्लाम में नाच गाना और मूर्ति पूजा वैसे ही मना है, तो बिल्कुल हराम है। तो जो लोग गरबे में जा रहे हैं, वहाँ पे देवी की पूजा होती है, नाच गाना होता है, तो वो बिल्कुल ही गलत है, बिल्कुल हराम है। किसी को वहाँ पे ऐसे नहीं जाना चाहिए, अपनी आइडेंटिटी छुपा के नहीं जाना चाहिए। हमारी बहुत रिलीजियस इवेंट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ होती है। अगर वहाँ पे कोई अदर रिलीजन का कोई आया, कोई और हिंदू आए और वहाँ पर वो आए अपनी आइडेंटिटी छुपा कर आए, तो जाहिर सी बात है हम लोगों को भी बुरा लगेगा। तो वहाँ पे जो लोग गए छुपा के, उन्होंने बहुत गलत किया है। इस्लाम में नाच गाना बाजा मूर्ति पूजा कतई हराम है,
और मुसलमानों को ऐसे प्रोग्राम में जाने से हरगिज परहेज करना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। इसलिए हम यही कहेंगे कि वो गए तो सजा भुगतें। वो क्यों गए, क्या जरूरत है इनको जाने का। जाहिर है जब नाचना, गाना, मूर्ति पूजा करना मजहब में नाजायज है तो फिर गरबा जायज कैसे हो गया? अगर गैर हिंदू लड़कों को गरबे में जाने की छूट है तो फिर लड़कियों को क्यों नहीं? इसे लेकर उसी अहमदाबाद के लोगों की राय सुनिए, जहां इसी नवरात्रि गरबे में पहचान छिपाकर एंट्री लेने वाले सलमान की जमकर धुनाई हुई। जनरली इस्लाम ने मनाही फरमाई है और औरतों को तो गरबे में तो ठीक है, उसको तो हिजाब पहनने की बात बोली है इस्लाम ने, तो गरबे में नहीं जा सकती वो नहीं जा सकती। गंगा जमुनी तहजीब के तहत मुझे मेरे परिवार समेत मुझे गरबों के अंदर आरती के लिए भी बुलाया गया और मैं गया। ये कोई किसी के लिए शरीयत का मसला या ये मसला नहीं, जिसको जाना है आप जा सकते हैं, छूट है आपके लिए। जब गरबे से इतना प्यार तो फिर भजन कीर्तन से इनकार क्यों? इस पर लखनऊ वाले क्या कहते हैं, सुनिए जरा। मंदिरों में किसी के जाना ये आपके नियत पे दारोमदार है। आप मस्जिद में रह के आप खड़े रहें और पूजें किसी और को, तो क्योंकि इस्लाम धर्म नियत पे आधारित है। आप कहीं भी रह के आप जो है मुसलमान रह सकते हैं और कहीं पे रह के आप जो है अल्लाह को ना माने। विश्व हिंदू परिषद ने भी नाम और पहचान छिपाकर गरबे में शामिल होने वाले गैर हिंदुओं की मंशा पर सवाल उठाए। उनका कहना है जो दुर्गा के सामने झुक नहीं सकता उसका उद्देश्य क्या है सब जानते हैं। गरबे में मां की आराधना में लीन हिंदू बेटियों की नीचे के एंगल से फोटो खींचने वालों के पैरोकार बताएं, यदि यही काम किसी मुस्लिम बाहुल्य बस्ती में कोई हिंदू बेटा करता तो क्या जिंदा बचता? यदि कोई श्रद्धावान मुस्लिम बहन दुर्गा पूजा करे तो फतवा, गणेश पंडाल सजाए तो फतवा, भगवान शिव की स्तुति करे तो मिर्ची, लेकिन जब जिहादी गरबा में जाकर लड़कियां छेड़ें, अश्लील हरकतें करें, लव जिहाद फैलाएं तो इन्हें सांप सूंघ जाता है। क्यों चुप है मुस्लिम समाज के ठेकेदार? गरबा के कार्यक्रमों में आस्थावान जिहादी ही क्यों घुसते हैं? मुस्लिम लड़कियों को क्यों नहीं भेजते? मंशा साफ है, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम भाईचारा, गंगा जमुनी और सांप्रदायिक सौहार्द के अलंबरदारों को गरबे से इतना ही प्यार तो मुस्लिम बस्तियों में क्यों नहीं आयोजित करते गरबा? विश्व हिंदू परिषद के इन आरोपों की वजह है अकोला का ये वाकया, जहां 4 मुस्लिम लड़कों को जब गरबा पंडाल से पकड़ा गया तो बड़ा खुलासा हुआ। इन 4 मुस्लिम लड़कों के मोबाइल से 250 से भी ज्यादा फोटो और वीडियो मिले। हिंदू लड़कियों के ये वो फोटो और वीडियो हैं जो गरबा खेलते वक्त लिए गए। गरबा हो या रामलीला हो, इसके अंदर नाजायज इरादों से जाना, वहां जाकर लव जिहाद की कोशिश करना, लड़कियों को पटाना या उन पर निशाना लगाना, ये सब हराम है। इस्लाम के अंदर भी देश से भी गद्दारी है, मजहब से भी गद्दारी है और जो इंसानियत के भी खिलाफ है, अपने माँ बाप के भी से भी गद्दारी है। इसलिए जो लोग ऐसा इरादा बनाते हैं या किसी के इशारों पर, विदेशी ताकतों के इशारों पर ये काम कर रहे हैं, वो जान लें कि ये इस्लाम का काम नहीं है, ये शैतान का काम है और शैतानी काम को छोड़ देना चाहिए। यकीनन अकोला की ये घटना उन लोगों के लिए आईने की तरह है जिन्हें गरबे में गैर हिंदुओं की एंट्री बैन करने वाली दलीलें नागवार गुजरती हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं, लेकिन बड़ा सवाल तो यही कि एक तरफ स्कूल कॉलेज में भी गरबा बुर्के की वकालत तो दूसरी तरफ गरबे में दूसरे मजहब की घुसपैठियों की पैरोकारी क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।